हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज हम अध्याय 7 यानी कक्षा 10वीं का जो इम्पोर्टेंट सीजन चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में हम अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोर्स स्कूलों में हो नहीं पाया है, तो आइए हम देखते हैं इसका अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 7 है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करा दिए हैं, तो आप विद्या स्टडी के चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, तो त्रैमासिक परीक्षा में इसका आना लाजमी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो देखते हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष की बात की जा रही है स्टूडेंट, किसकी बात की जा रही है? ओनली एक्स अक्ष की, यानी इस पे वाई अक्ष क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष है ही नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि मान के चलिए ये कह रहा है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर। क्या होता है स्टूडेंट? बराबर। ठीक है, मतलब कि कोई दो बिंदु है जिनके बीच एक बिंदु ले लीजिए, कह रहा है कि बताइए कि समदूरस्थ हैं। तो आइए हम मान लेते हैं, जैसे माना कि दो बिंदु थे, पहला हो गया अपना ए और दूसरा हो गया बी। अपन ने बीच में मान लिया एक कोई बिंदु क्या है? पी है। ठीक है, और इसका हमने मान लिया कि जो बिंदु P है वो एक्स अक्ष पे है। तो देखिए एक्स अक्ष का एक्स यानी निर्देशांक एक्स होगा, वाई 0 होगा। तो अपन मान लेते हैं, माना कि बिंदु A और बिंदु B के मध्य एक बिंदु P है, एक बिंदु P यानी जिसके निर्देशांक अपन ने मान लिए कि x और 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो तब हमें समदूरस्थ बताना है। समदूरस्थ कब होगा विद्यार्थियों? जब इनके बीच की दूरियां समान हो जाएंगी। तो आइए हम इनके बीच की दूरियां निकाल देते हैं और देखिए क्या हमें निकालना है इनके बीच की दूरियां। तो आपने देखा था इनके बीच की दूरियां निकालने का सूत्र क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूड x2 माइनस x1 का। अच्छा एक काम करिए, पहले अपन इसको दर्शा देते हैं कि हमें किसके बीच की दूरी निकालना है। AP, ठीक है, यानी कि कहा गया है दो बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम PA के बीच की दूरी यानी कि PA बराबर हमें बताना पड़ेगा PB। ठीक है, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसका सूत्र लगाते हैं दूरी का। क्या होता है स्टूडेंट? यहां तक अलग लगेगा इस साइड और इस साइड। x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, और इस साइड भी लग जाएगा आपका, यानी बीच में बराबर है तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा वही x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग और धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, किसी लोगों को कंफ्यूज होता है बहुत से विद्यार्थियों को कि हम x1 x2 किसको माने। देखिए हमने p को लिया है 1 पे, तो p वाले कहलाएंगे 1, और a को लिया हमने 2 पर यानी 1 2, तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए। मतलब कि आपके a के निर्देशांक होंगे 2 वाले और p के होंगे x1 के। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे किसके बीच निकाल रहे हैं? pa, तो p का 1 होगा यानी x1 होगा, y1 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो आइए स्टूडेंट इसी तरह इस साइड हो जाएगा। ये देखिए p 1 पे है और b 2 पे है, तो 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 1 2 करके इसका सूत्र बनाना। तो यहाँ पे a 2 होगा, तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है स्टूडेंट अपना? यहाँ पे चूंकि अपन यहाँ से ले रहे हैं p1 से, तो x2 का होगा 2, यानी कि करड़ी 2 ऋण x1 कितना है आपका? x का संपूर्ण वर्ग धन y2, और y2 कितना है स्टूडेंट आपका? 5, तो 5 ऋण y1 यानी कि 0 का संपूर्ण वर्ग बराबर। इसी तरह से सेट कर लीजिए स्टूडेंट, यानी कि मान रख लीजिए x2 कितना है? देखिए b को हमने x2 2 माना है, तो x2 होगा आपका ऋण का 2 और x1 होगा आपका कितना स्टूडेंट? x का संपूर्ण वर्ग धन y2 है आपका 9 और y1 है 0 का संपूर्ण वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी कि हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पे बोल दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो इस साइड का भी वर्ग हो जाएगा, इस साइड का भी वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्ग से ये वर्गमूल, ये वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 ऋण x, 2 ऋण x का संपूर्ण वर्ग धन 5 ऋण 0 का संपूर्ण वर्ग बराबर, यहाँ बचेगा आपका ऋण का 2, ऋण को कॉमन ले लीजिए तो 2 धन x का संपूर्ण वर्ग और धन 9 ऋण 0 का संपूर्ण वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें करना है क्या, अब यहाँ पे सरसमीका लग जाएगी आपकी a माइनस बी का संपूर्ण वर्ग की। क्या कहती है, a वर्ग धन का b वर्ग ऋण के 2ab। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम जाके रख देंगे। तो a का मान अपना 2 है, तो 2 का वर्ग होगा 4, सॉरी अपन एक काम करते हैं, अभी सरसमीका लगाते हैं। a वर्ग धन b वर्ग धन का b वर्ग, b का मान क्या है स्टूडेंट, x का वर्ग। ठीक है, ऋण 2, a का मान है आपका 2 और b का मान है x। ठीक है, धन 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 5 का संपूर्ण वर्ग, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आइए इस साइड देखते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें a वर्ग ऋण b वर्ग लगा दें तो a का मान है आपका, ये हमने ऋण कॉमन ले लिया है इसमें से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पे हम फिर से सरसमीका लगा देंगे तो a का वर्ग यानी कि ऋण के 2 का संपूर्ण वर्ग धन b का वर्ग यानी कि ऋण x का संपूर्ण वर्ग धन 2, a का मान है आपका ऋण का 2 और b का मान है आपका ऋण का x। ठीक है स्टूडेंट, और धन 9 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4 धन x वर्ग ऋण का 2 दूनी 4x। ठीक है, और 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 5 25 बराबर ऋण 2 का वर्ग होगा 4। देखिए ऋण का वर्ग क्या हो जाता है, धन, और धन यहाँ पर ऋण का वर्ग होगा धन यानी धन का x वर्ग, और यहाँ पे धन, देखिए ऋण ऋण का आपस में गुणा होगा तो धन और 2 दूनी 4x। ठीक है, और धन के 9 इनाम 81, 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9 का वर्ग यानी 9 गुणित 9 यानी 9 इनाम 81। ठीक है, देखिए जो पक्षों दोनों पक्ष में बराबर है उसको काट दीजिए, x वर्ग धन का, इधर भी धन का, इसको काट दीजिए। यहाँ पे ऋण के 4x, यहाँ पे धन के हैं, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, हाँ काट सकते तो हम 4 को काट सकते क्योंकि ये बराबर है, तो धन के 4 से आप धन के 4 को काट सकते। देखिए दोनों पक्षों में बराबर चीज वही करती है जिसके चिन्ह बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे धन के 4 थे तो यहाँ पे भी धन के थे। ठीक है, अब जो बच गया है उसको x वाले को एक साइड, बगैर x वाले को एक साइड, तो हमने ऋण के 4x को यहीं छोड़ा और इस साइड से 4x लेके आए तो ऋण के 4x। ठीक है, उस साइड क्या बचा था बच्चों अपने पास 81 यानी 81, यहाँ पर ऋण धन के 25 थे, उस साइड जाएंगे तो ऋण के 25 होंगे। देखिए ये क्या है, समान चिन्हों की यानी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, ऋण के 4 और 4 8x। समान चिन्हों की संख्या हमेशा क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती हैं, तो ऋण के 8x बराबर 81 में से 25 घट जाएंगे यानी 11 में से 5 जाएंगे बच्चे 6 और 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए क्या बचा था हमारे पास, ऋण के 8x बराबर 56। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा यानी कि 56 बटे में ऋण के 8, 8 ही 7 ही 56, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, ऋण के 7। ठीक है, अतः जो हमने मान के चले थे, हमने एक बिंदु माना था बिंदु P। ठीक है, बिंदु P जिसका मान था x और 0, तो अतः बिंदु P के निर्देशांक यानी कि हमें निकालना x का मान आ गया हमारा कितना, ऋण का 7 और y का तो 0 था ही, तो क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P ऋण 7 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्हें पूछा था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर इतने को समदूरस्थ, तो अपन ने क्या निकाल दिया, अतः वह बिंदु क्या होगा, P ऋण के 7 और 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा वाला करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।